Very good morning students, welcome to the class. So today we will start with the second chapter in your geography book, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. इसमें जो है हम अलग अलग ऐसे resources के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि land, soil, water, natural vegetation और wildlife. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड चैप्टर. ओपन योर geography book, पेज नंबर 9. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. अब अफ्रीका का एक जो है छोटा सा गांव है जिसका नाम है तंजानिया. वहाँ पे माम्बा रहती है, एक लड़की रहती है, माम्बा नाम है उसका. वो सुबह बहुत जल्दी उठती है और पानी भरने के लिए जाती है. She has to walk a long way and returns after a few hours. उसको जो है बहुत दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए और वो कुछ घंटों के बाद ही वापस आती है. She then helps her mother in the house. उसके बाद वो अपनी मदर की घर में हेल्प कराती है. And joins her brothers in taking care of their goats. और उसके बाद वो अपने ब्रदर्स को की जो है हेल्प कराती है, जो गोट्स है, जो बकरियां हैं, उनकी देखभाल करने के लिए. All her family owns a piece of rocky land around their small hut. जो उसका परिवार, उसके परिवार के पास क्या है, सिर्फ एक छोटी सी रॉकी यानी कि पत्थरों वाली एक छोटी सी जमीन है उनकी छोटी सी झोपड़ी के पास. सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी उन लोगों के पास है. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. जो माम्बा के फादर हैं वो इस छोटी सी जगह में बहुत मेहनत करने के बाद भी सिर्फ थोड़ी सी मेज यानी कि मेज क्या होती है, मक्की और कुछ बीन्स ही उगा पाते हैं. This is not enough to feed their family for the whole year. अब जो ये थोड़ा सा ही वो मेज और जो बीन्स वो उगा पाते हैं वो पूरे साल उसकी फैमिली के खाने के लिए क्या है, सफिशिएंट नहीं है. ठीक है. Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. अब पीटर कहाँ है, न्यूजीलैंड में रहता है. न्यूजीलैंड में कहाँ, ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे शिप रेयरिंग रीजन है यानी कि जो भेड़ों को जहाँ पे पाला जाता है, ऐसी जगह पे न्यूजीलैंड में पीटर रहता है. ठीक है. एवरी डे, और उसकी फैमिली क्या है, उसकी फैमिली जो है वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है यानी कि जहाँ पे ऊन को, भेड़ों से ऊन निकलती है, उस ऊन को प्रोसेस किया जाता है. ठीक है, ऐसी फैक्ट्री उसकी फैमिली रन करती है. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप. जब भी पीटर स्कूल से आता है वो अपने अंकल को भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है. Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. अब जो उसके भेड़ों का जो यार्ड है यानी कि जहाँ पे वो भेड़ें रहती हैं वो कहाँ पे है, बहुत बड़े एक ग्रासी प्लेन पे यानी कि ऐसे प्लेन जगह पे, ऐसी प्लेन जगह जहाँ पे बहुत सारी घास है, ऐसी जगह पे भेड़ों की रहने की जगह है जो कि हिल्स से यानी कि पहाड़ियों से बहुत दूर है. It is managed in a scientific way using the latest technology. अब उसको जो है कैसे मेंटेन किया गया है, बहुत ही मॉडर्न तरीके से जो है मैनेज किया गया है, नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए. क्लियर. Peter's family also grows vegetables through organic farming. और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, देखो, जहाँ पे किसी भी तरह के केमिकल पेस्टिसाइड्स का या फिर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया जाता यानी कि किसी भी तरह के केमिकल को यूज़ नहीं किया जाता. हर चीज़ ऑर्गेनिकली नेचुरली जो है उसमें यूज़ की जाती है यानी कि खाद भी जो है नेचुरल होती है. और अगर कोई जो है आपको पेस्टिसाइड यानी कि कोई कीड़ा लग गया है फसलों में, उसको हटाना है तो उसके लिए भी नेचुरल जो है पेस्टिसाइड का या वीडिसाइड का ही यूज़ किया जाता है. केमिकल का थोड़ा सा भी जो है यूज़ नहीं होता है. तो ऐसी फार्मिंग को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो जो पीटर की फैमिली है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है कुछ वेजिटेबल्स को भी उगाती हैं. माम्बा एंड पीटर स्टेज इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स. और माम्बा और पीटर, देखो माम्बा कहाँ रहती है, अफ्रीका में, और पीटर कहाँ रहता है, न्यूजीलैंड
में, तो ये वर्ल्ड के दो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और इनकी जो है अलग अलग लाइफ है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये डिफरेंस कैसे आता है? पहली चीज तो यही है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की सॉइल होती है, ठीक है, अलग अलग तरह की क्वालिटी लैंड की जो है क्वालिटी है, ठीक है, पानी अलग है, यानी कि पानी के जो सोर्सेज हैं वो भी अलग है, कितना पानी अवेलेबल है वो भी अलग है, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि कौन कौन से वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो भी अलग है, किस तरीके के एनिमल्स होते हैं वहाँ पे, और टेक्नोलॉजी का कितना यूज हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोनों जगहों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो सारे रिसोर्सेज हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है, एक जगह को दूसरे से अलग बनाती हैं। तो इनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं लैंड यानी कि जमीन की। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे नेचुरल यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं रिसोर्सेज, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface, and all parts of this small percentages are not habitable. अब पूरे अर्थ का जो है सिर्फ 30% हिस्सा ही जो है लैंड है, यानी कि जमीन कितने हिस्से में है? 30% हिस्से में ही जो है जमीन है, बाकी क्या है? पानी है। और इस 30% में भी बहुत ही कम जगह जो है हैबिटेशन यानी कि लोगों के रहने की जगह है, ठीक है। हैबिटेबल का मतलब होता है रहने लायक जगह। तो इस पूरे वर्ल्ड में कितनी है? पूरे अर्थ पे सिर्फ 30% एरिया में ही लैंड है, जमीन पाई जाती है, और उनमें से पूरे पे भी लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम एरिया पे लोग रहते हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. अब आपने देखा होगा कि किसी जगह पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो जगह फेवरेबल होती है, जहाँ पे क्लाइमेट, लैंड, सॉइल ये सब चीज़ें फेवरेबल होती है, वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे, है ना, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आसानी से उगाई जा सकती हैं, रहने की कंडीशन अच्छी है, वहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ उगाया नहीं जा सकता, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, लैंड नहीं है, वहाँ पे क्या होगा? बहुत ही कम लोग रहते होंगे। तो क्या है? पॉपुलेशन जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कहीं पे बहुत ज़्यादा आबादी है तो कुछ जगहों पे बहुत ही कम आबादी है, ठीक है। द रफ टोपोग्राफी, steep slopes of mountains, low-lying areas susceptible of waterlogging, desert area, thick forest area are normally sparsely populated or uninhabited. अब ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं या फिर बिल्कुल ही लोग रहते नहीं हैं? देखो, जो रग्ड टोपोग्राफी यानी कि ऊंची नीची जमीन होती है जहाँ पे, यानी कि प्लेन्स नहीं है, वहाँ पे रहना मुश्किल होगा, है ना, उबड़ खाबड़ सी जगह होती है। जो स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स के तीखे स्टीप क्या होते हैं? बहुत ही शार्प जो ढलाने होती हैं, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ भी लोग कम रहेंगे। लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, ऐसे एरिया जहाँ पे पानी जमा होता हो, ठीक है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे भी लोग कम रहेंगे। डेजर्ट का जो एरिया होगा, रेगिस्तान, ना वहाँ कुछ उगा सकते हैं, है ना, गर्मी बहुत होगी, वहाँ पे भी बहुत कम पॉपुलेशन होती है। या फिर जहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट होगा, बहुत इतना फॉरेस्ट होगा, ऐसे एरिया में क्या होते हैं? बहुत ही कम लोग रहते हैं या फिर बिल्कुल ही रहते ही नहीं हैं। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब जो प्लेन एरिया होते हैं और जहाँ पे नदियाँ, रिवर वैली होती है, यानी कि नदियाँ आसपास होती है, ऐसी जगह जो है खेती के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है। Hence these are densely populated areas of the world, इसलिए वर्ल्ड ये जो एरियाज होते हैं वर्ल्ड की ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ रहती है। डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पे रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खेती करना आसान है, और जहाँ पे खेती करना आसान होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग जो है आके रहते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि लैंड का यूज़ क्या होता है। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जमीन का, लैंड का कहाँ यूज़ कर सकते हैं? या तो हम खेती के लिए यूज़ करते हैं, या फिर फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, माइनिंग खुदान के लिए यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज को
यानी कि बड़े बड़ी फैक्ट्रीज को, कारखानों को एस्टेब्लिश करने के लिए हम जमीन का यूज करते हैं। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? लैंड यूज, यानी कि भूमि का क्या उपयोग है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मांबाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। अब आपको बताना है, अभी आपने पीटर और मांबा की स्टोरी पढ़ी, तो दोनों की जो फैमिलीज हैं लैंड को किस किस तरीके से यूज कर रही थी। आपने देखा था कि जो मांबा है उसके पास तो है बहुत ही छोटी सी लैंड थी, है ना, और वहीं पीटर था, वहाँ पे क्या था, उन्होंने प्लेन लैंड पे जो है ग्रास लैंड था उनके पास, और उन्होंने वहाँ पे जो है शिपयार्ड यानी कि भेड़ों को रखने की जगह बनाई हुई थी, है ना। तो दोनों जो है अलग अलग तरीकों से लैंड का यूज कर रहे थे। The use of land is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. अब लैंड किस तरीके से यूज हो सकती है, कोई भी लैंड है वो किस तरीके से यूज होगी, वो किस बात पर डिपेंड करेगी कि किस तरह का टोपोग्राफी, यानी कि किस तरह के वहाँ पे जो जो जमीन है वो किस तरह की है, प्लेन है, ठीक है, या फिर जैसे अभी हमने देखा था कि रग्ड है, यानी कि ऊंची नीची है, किस तरह की जमीन है, और क्लाइमेट कैसा है, वातावरण कैसा है, मिनरल्स क्या कौन कौन से मिलते हैं, मिट्टी किस तरीके की है, ठीक है, या फिर वहाँ पे पानी किस तरीके का अवेलेबल है, तो उस हिसाब से ही उस जमीन का यूज होता है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न। अब जहाँ जितने ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, है ना। अगर लोग जैसे खेती करते होंगे तो ज़मीन को ज़्यादातर खेती के लिए यूज़ किया जाएगा, पढ़े लिखे लोग होंगे तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हो सकती है, स्कूल कॉलेजेस, तो मतलब जो पॉपुलेशन है, लोगों की पॉपुलेशन है और जो टेक्नोलॉजी है उससे भी हम डिसाइड करते हैं कि लैंड को हम किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे देखो क्या है, आपको कुछ कंट्रीज़ के जो है लैंड यूज़ दिखा रखे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, तो यहाँ पे बताया है कि परसेंटेज में कि 6% यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्रॉपलैंड यानी कि क्रॉप्स, अनाज कहाँ फसलें कहाँ उगाई जाती है, 6% एरिया में, पास्चर 56% एरिया में, ठीक है, फॉरेस्ट जंगल के, पास्चर का मतलब है मतलब यहाँ पे जो चरने की जो जगहें हैं 54% है। फॉरेस्ट कितने हैं, फॉरेस्ट है यहाँ पे 14%, और अदर तरीके का अदर यूज़ क्या है 24%। इस तरीके से अलग अलग कंट्री के लैंड के अलग अलग यूसेज बताए गए हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब लैंड को जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हो सकती है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे कि लोगों के घर हो गए हैं, एक हो सकती है कम्युनिटी की प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास कोई पार्क है ना, या फिर कोई जैसे कोई ग्राउंड है ना, या फिर आपके आसपास कोई कम्युनिटी हॉल है, तो ये सब क्या होते हैं, ये कम्युनिटी की चीज़ें होती हैं। या तो कोई लैंड किसी की प्राइवेटली ओन्ड होगी या फिर कॉमन यूज़ होगा, यानी कि सरकारी हो सकती है, या फिर लोगों की मिल के कोई ऐसी लैंड हो सकती है जो कि पूरी कम्युनिटी यूज़ करती हो। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। अब प्राइवेट लैंड होती है वो लोगों के द्वारा खरीदी गई होती है, लोग उनके मालिक होते हैं। whereas कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज। जो कम्युनिटी लैंड होती है वो क्या होती है, सभी लोगों के लिए कॉमन होती है। किस काम के लिए, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब, यानी कि हम जो है कॉमन जमीन को किस लिए यूज कर सकते हैं, चारा, जो फॉडर कलेक्शन होता है चारे के कलेक्शन के लिए, फ्रूट्स, नट्स या फिर मेडिसिनल हर्ब के कलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी हर्ब्स, ऐसी औषधियाँ जो कि जिनका कि दवाइयों में उपयोग किया जाए, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, या फिर पशुओं का चारा हो गया, इनको इकट्ठा करने के लिए जो जमीन को यूज़ जो है ये आपकी कम्युनिटी लैंड को यूज़ किया जाता है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो ये कम्युनिटी लैंड होती है इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सभी लोगों जो के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अब आपको पता है जमीन तो बढ़ती नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, जमीन को उगाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लैंड तो उतनी ही है, फिक्स है, लेकिन जो लोगों की डिमांड है वो लगातार बढ़ती रहती है, यानी कि लोगों की ज़रूरतें जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो लैंड की क्वालिटी है वो भी जगह
अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural area। अब जो ये हमने देखा था कि कम्युनिटी लैंड है जहाँ पे कोई भी जो है पर्सन आके काम कर सकता है या फिर जो है सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। धीरे धीरे क्या है, जब लोगों की ज़रूरतें पड़ती है तो लोग इन ज़मीनों पे भी, कम्युनिटी की जो ज़मीनें होती हैं इन पे कब्जा बना लेते हैं। शहरों में तो क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती है, फ्लैट बना देते हैं, या फिर गांव होते हैं तो गांव में क्या है, लोग खेतों के लिए जो है इन ज़मीनों को हड़प लेते हैं, यानी कि क्या है, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो कम्युनिटी की जो लैंड है उस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। आज के टाइम में जो लैंड को हम अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, ये क्या दिखाती है, हमारी कल्चरल में जो चेंजेस हुए हैं, हमारी सोसाइटी की कल्चरल में जो संस्कृति में जो चेंजेस हुए हैं उसको भी दिखाती है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अब लगातार जो हम खेती करते जा रहे हैं या लगातार जो है हम जंगलों को काट के बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर के लिए लगातार जमीन को यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आई है, देखो लैंड डिग्रेड हो गया, यानी कि लैंड की जो क्वालिटी पहले होती थी वो अब नहीं रही है। लगातार अगर आप एक जगह पे खेती करते रहोगे तो जो उसकी उपजाऊ शक्ति है वो क्या है, कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या होता है, जैसे पहाड़ों जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पे लैंड जो है फिसल जाती है, यानी कि लैंडस्लाइड कर जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों की जड़ें जो है क्या है, मिट्टी को होल्ड करके रखती है अपने में। अब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होगी। सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मिट्टी जो है इरोड कर रही है, पानी के साथ बह जाती है। अब जैसे पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, पेड़ होने से क्या होगा, मिट्टी एक जगह रहती है, लेकिन अगर पेड़ को हम काटते जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे घर बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, यानी कि जब भी बारिश का पानी के साथ मिट्टी जो है बहती जाएगी। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि जहाँ पे ऐसी पहले तो बहुत सारी हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो रेगिस्तान में परिवर्तित होता गया। ठीक है, मिट्टी खराब होती गई, क्वालिटी खराब हो गई मिट्टी की, या इरोजन हो गया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, यानी कि वो जो जगह थी पहले जहाँ पे बहुत हरियाली होती थी वो अब डेजर्ट की तरह बन गई है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम क्यों आती हैं, क्योंकि हम लगातार जो है एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं और बिल्डिंग्स और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है चेंज इन द यूज, चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। ये आपको पिक्चर से गिवन है, देखेंगे इसको, देखो पहले लोग खेती के लिए यूज़ कर रहे थे और पहले क्या है, देखो यहाँ पे इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, देखो पहले जो है हल चला रहा था आदमी खेत में, है ना, हल से, फिर ट्रैक्टर आ गए, फिर धीरे धीरे क्या लोगों ने घर बनाने शुरू करे तो बिल्डिंग्स बनती चली गई, और अब देखो इतनी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो जगह हो गई, तो समय के साथ साथ कैसे लैंड के यूज़ बढ़े हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, अब हम जो लैंड रिसोर्स है हमारे, इसको कंजर्व यानी कि इसको हम जो है संभाल के यानी कि बचा के कैसे रख सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resources। अब क्या है, देखो लगातार जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, उससे क्या है धीरे धीरे लैंड का जो यूज है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो लैंड की जो नेचुरल, जो ये लैंड है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, इसको बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है। क्यों, क्योंकि देखो अब पहले क्या लोग छोटे छोटे घर बनाते थे, फिर क्या है फ्लैट्स बनने लगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, अब क्या है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो क्या है हमारा जो लैंड है उस पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरा जो है पहले फॉरेस्ट होते थे, जंगल होते थे, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हम बार बार जंगलों को जो है काट देते हैं, उससे क्या है जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, डिजर्टिफिकेशन ये अभी हमने देखा है ना, ये सब चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। Therefore, the present rate of degradation of land resources must be checked। इसलिए जो डिग्रेड हो रही है यानी कि जो क्वालिटी हमारी लैंड की खराब हो रही है, इसको चेक करने की यानी कि इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। एफॉरेस्टेशन, लैंड
reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land. अब हम लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को उगाकर, जंगलों को बनाकर, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटिंग यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। अब जब हम खेतों में कम से कम पेस्टिसाइड, जैसे अभी हमने देखा ना पीटर क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही थी उसके वहाँ पे, लेकिन अभी क्या है ज़्यादातर जगह पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होता है, जिससे क्वालिटी जो है मिट्टी की वो ख़राब होती है। तो अगर हम केमिकल को कम से कम यूज़ करना शुरू कर देंगे और जो है ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो भी जानवर है वो बहुत ज़्यादा घास को चर ना जाए, उस पर कंट्रोल करेंगे, तो ये सारे इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लैंड स्लाइड क्या होता है। लैंड स्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डिब्री और अर्थ डाउन अ स्लोप। अब देखो, एक आपने देखा होगा कि कोई पहाड़ है वो टूट के अचानक से गिर जाता है, सिंपल से शब्द में हम बोलते हैं, ये जो है लैंडस्लाइड क्या होता है, जमीन का खिसक जाना, उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, जब बहुत बड़ी मूवमेंट होती है किसमें, रॉक में, पत्थरों में, डिब्री और अर्थ डाउन अ स्लोप। डिब्री क्या होता है, जब कंकड़ पत्थर, जब ये अर्थ टूटती है, बिल्डिंग्स टूटती है, जो उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको डिब्री बोलते हैं। ठीक है, तो जब अर्थ जो है मूव करती है अचानक से और टूट के गिर जाती है, उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। They often take place in conjunction with earthquakes, floods and volcanoes। जब भी earthquake आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है या फिर वोल्केनो इरप्ट होता है कहीं पे, तो क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाती है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time। अब कभी कभी क्या होता है, आपने न्यूज़ पे सुनते होंगे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है ना, जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड होता है। क्या होता है, जब बहुत लंबे टाइम तक बारिश आ जाती है तो उसकी वजह से भी, पानी की वजह से भी लैंडस्लाइड हो जाता है, और वो जब जमीन टूट के गिर जाती है तो काफ़ी टाइम तक जो है एक रिवर के फ्लो को, बहाव को भी रोक के रखती है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट्स डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। अब जब है नदी का बहाव रुक जाएगा तो क्या है, वहाँ पे पानी भर जाएगा, है ना, तो लोगों की जो भी चीज़ें होंगी, घर होंगी, मकान होंगे, वो पानी में डूबने लगेंगे। इन द हिली टेरेन, लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। जो पहाड़ी रीजन होते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड जो है बहुत ही कॉमन होता है, जो कि जिससे कि लोगों का जीवन बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, और एक कॉमन सा नेचुरल डिजास्टर यानी कि वहाँ पे बहुत ही कॉमन होता है लैंडस्लाइड पहाड़ी एरिया पे। ठीक है, और लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, लोग मर भी जाते हैं इसमें दब के। ठीक है, लोगों के घर टूट जाते हैं। ठीक है, एक केस स्टडी यानी कि एक हम स्टोरी देखते हैं यहाँ पे। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पैंगी विलेज नियर रेकोंगपियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ and damaged the 200 meter stretch of old हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। और क्या करा इसने, 200 मीटर के स्ट्रेच पे हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे नेशनल हाईवे 22 को डैमेज किया। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पेंगी विलेज। और इस लैंडस्लाइड की वजह से जो है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ पेंगी विलेज में। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स। अब ब्लास्टिंग की वजह से ये जो कमज़ोर सा जोन था, कमज़ोर सी जो ये जगह थी, ये गिर गई। एंड कॉज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेजेस। और जो आसपास का रोड था और गांव की जो ज़मीन थी उसको बहुत बुरी तरीके से इसने डैमेज कर दिया। द पेंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वेकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। अब पेंगी गाँव को जो है पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया ताकि और किसी की यहाँ पे डेथ ना हो जाए। ठीक है, mitigation mechanism. Advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslide। अब जैसे जैसे हम साइंस में तरक्की कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लैंडस्लाइड होता है, एंड हाउ टू मैनेज देम, और हम उनको कैसे रोक सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। यानी कि लैंडस्लाइड को रोकने की कुछ टेक्निक्स यहाँ पे दी गई है। हजार्ड मैपिंग लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, यानी कि हजार्ड मैपिंग करें कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है, उन जगह के बारे में हम पहले पता लगाएंगे। Hence such areas can be
अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। अब हमें पता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होता ही रहता है, ठीक है, कुछ हमें जगह मिलती है कहीं पे और हमें पता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे ज़्यादा घर बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। अब हम जैसे हमें पता है कि कोई जगह जो है जहाँ पे बार बार लैंडस्लाइड होता रहता है, वहाँ पे हम बड़ी बड़ी अगर वॉल्स दीवारें बना देंगे तो उससे क्या है लैंडस्लाइड नहीं हो पाएगी। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इज एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। अब देखो अगर हम वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगा देंगे जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है तो उसकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखेंगी और तो क्या होगा, मिट्टी गिरेगी नहीं, जमीन गिरेगी नहीं बार बार, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन को उगा देते हैं, अच्छा एक वेजिटेशन कवर बिछा देते हैं तो उससे लैंडस्लाइड रुक सकता है। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल works are implemented to control the movement of landslide along with the rain water and spring flow। अगर हमने अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया है यानी कि नालियाँ और जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज होल है, वो प्रॉपरली अगर हम बना लेते हैं तो उससे भी क्या होगा, जब बाढ़ आएगी, बारिश आएगी तो उससे जो पानी है वो एक जगह रुकेगा नहीं और जो है सीधा निकल जाएगा, जिससे कि लैंडस्लाइड नहीं हो पाएगी। क्लियर? ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सॉइल के बारे में।